नियुक्त कर रही है, तो आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही अपना दमखम लगाना है। लेकिन अभय चौटाला जी और जसबीर जी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समिति पार्टी जी की तरफ से जब निर्देश आया कि अब करनाल में जो प्रत्याशी है आपको पूरा दमखम उनके साथ लगाना है, तो उसी दिन से हमने तय कर लिया कि हम अपनी पूरी रूपरेखा वीरेंद्र मराठा जी को विनर बनाने के लिए, पूरा दमखम लगाने के लिए उसी दिन से हम तैयार हैं। जैसा आप सभी को पता है, भाजपा ने और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो एक हुड्डा जी ने अभी विधानसभा में एक कहानी स्टोरी सुनाई थी कि 2 यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मैं कुछ उसको अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ। जैसे वो करनाल से दिल्ली जा रहे थे और दोनों में आपस में चर्चा हो जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दूसरा यात्री कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर वो पहला यात्री पूछता आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहता मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। फिर उससे पूछता है भी आप कहाँ से आए हो, कहता है सेक्टर 6 117 नंबर मकान से आया हूँ। तो वो दूसरा भी पूछता है कि आप कौन से मकान नंबर से आए हैं, वो भी कहता है सेक्टर 6 117 मकान नंबर से करनाल से आया हूँ। तो तीसरा यात्री वहाँ देख रहा था, वो कहता है कि भाई तुम दोनों एक ही घर से हो, एक ही स्थान पर जा रहे हो और फिर भी आप इस तरह के सवाल कर रहे हो। तो वो दोनों कहते हैं भाई हम एक ही घर से हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई बहुत दूर का रास्ता है और टाइम काट लेते हैं आपस में। तो इसी तरह से कांग्रेस और भाजपा ने हमारे बीच में जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो दोनों के दोनों एक ही परिवार से हैं, एक ही समाज से हैं और इस तरह से उतारे हैं कि उनको हमारी जनता, जो करनाल की भोली भाली जनता है, उनके हित को लेकर कोई भी तैयार या उनका भविष्य में कोई रोड मैप नहीं है। वो केवल जो केंद्रीय लीडर्स हैं, मोदी जी, अमित शाह हैं, उनका हित साधने के लिए खट्टर जी हटाया था। और जो बुद्धिराज सिंह है, वो बुद्धिराज जी गोहाना से यहाँ पर इसलिए उतारे गए हैं कि ये एक फ्रेंडली सा मैच हो जाए, वही यात्री दिल्ली जा रहे हैं, टाइम पास सा हो जाए। ये करनाल की भोली भाली जनता ये समझ रही है कि हमारे बीच में जो ये कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, बिना हमारा हित को, हमारे भविष्य को देखते हुए, बिना भविष्य को देखते हुए ये उतारे जा रहे हैं। अब ये इस चीज को समझते हुए हमारे बीच में जो स्थानीय लीडर हैं वीरेंद्र मराठा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और हम लोग भी इस पर पूरा प्रयास करेंगे। अरे स्थानीय लीडर हैं वीरेंद्र मराठा जी, उनका कंपटीशन होना चाहिए, स्थानीय लीडर के साथ होना चाहिए। बसपा का लीडर स्थानीय है, आजाद उम्मीदवार सोनिया तंवर स्थानीय है, एक रोमी रायसन वो स्थानीय है। इसी तरह का जो भी कैंडिडेट स्थानीय है, उनके साथ वीरेंद्र मराठा जी का कंपटीशन होना चाहिए, ताकि वो प्रतिस्पर्धा आपस में करें और जनता की समस्याओं को इकट्ठा करके उनकी आवाज उठाने के लिए संसद में पहुंचने का प्रयास करें। लेकिन ये क्या भाई, हमारे बीच में जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस ने उतारे हैं, वो हमारे हितों को देखते हुए नहीं उतारे, बल्कि हमारे साथ खिलवाड़ किया है, करनाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। ये एक फॉर्मल मैच सा इन्होंने बना दिया। ये जनता के हित के लिए टारगेट करके नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा जो ये प्रत्याशी उतार रही है, देश भर में इन्होंने जो राष्ट्रवाद का, गो भक्ति का जो मुद्दा उठाया था, इन्होंने जिसको गौ माता कहकर ये मैदान में उतरे थे, उसी गाय माता को इन्होंने आज 2024 के आंकड़े हैं, पिछले गत वर्ष के जितने आंकड़े हैं, सारे आंकड़े क्रॉस करके इस साल भारत से गौमांस का निर्यात हुआ है, गाय का मांस बेचा गया है। अरे आप उसको माँ कहते हो और माँ के साथ इतनी दुर्गति आप करते हो और आप कहते हो हम राष्ट्रवादी हैं। और ये भाजपा जो LGBT QIA का जो मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है कि आदमी से आदमी विवाह कर सकता है, लड़की से लड़की विवाह कर सकती है। हमारे देश में, हमारे हरियाणा में गोत्र व्यवस्था लागू है, जेनेटिक संरचना हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग गोत्र बदल कर शादियां करते हैं। हम लोग पाकिस्तानियों का विरोध करते हैं जो बाप अपनी बेटी से शादी कर लेता है। हम लोग उसका विरोध करते हैं जो भाई अपनी बहन से शादी कर लेता है। और ये कांग्रेस किस तरह की नीति ला रही है कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, हम उस LGBT को बढ़ावा देंगे। ये किस तरह की असामाजिक, समाज को तोड़ने वाली व्यवस्था हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करने के लिए आप सभी से हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचाते हैं
कि आपको अगर इस तरह की असामाजिक ये घटनाओं को रोकना है तो वीरेंद्र मराठा जी आपके स्थानीय लीडर हैं, आप लोग उनको समझिए और उनको समझकर इसको संसद पहुंचाने का इनको प्रयास करें और इनको संसद पहुंचाकर अपनी आवाज को बुलंद करें, जिससे इस तरह की LGBT जैसी असामाजिक ये जो नियम लागू करने वाली है कांग्रेस, या ये जो गो हत्या का जो ये मुद्दा उठाकर उस पर राजनीति ये जो कर रहे हैं, ये बंद किया जा सके। तो आप सभी के बीच में सर्वहित पार्टी आज से ही अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक हल्का अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर जाकर वीरेंद्र मराठा जी का प्रचार करेगी और अपने स्थानीय लीडर को जिताने का यहाँ से संकल्प सर्वहित पार्टी लेती है। जी, वीरेंद्र मराठा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप सभी के बीच में वो भी अपने विचार दें। सभी भाइयों को मेरी राम राम। सर्वहित पार्टी के अध्यक्ष भाई, इनेलो पार्टी के जिला के अध्यक्ष यशवीर जी को आवाज़ कम है। आवाज़ असल में बाहर फील्ड में ज़्यादा 10-10 गाँव दिन में करने। मैं तो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर चलूँगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। एनसीपी और इनेलो का अलायंस है, गठबंधन, और माननीय अभय चौटाला जी ने इनेलो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि आपको कुरुक्षेत्र आने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वीरेंद्र मराठा को जीत दिलानी है और यहाँ दिन रात काम करना है, और लोग कर रहे हैं। परसों हम नीलो खड़िया के में थे, कल इसरानाथ के में थे, आज मसन्नत के में जाएंगे। सभी साथ दे रहे हैं, सभी साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे एक टीम भी और इनेलो की निकल गई है जो कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करेगी और तेजी से वह काम करने लगेगी। अब आप ये समझते होंगे स्थानीय मुद्दा क्या है। इसलिए किन्ने तो मेंबर पार्लियामेंट बनना है, कोई भी बन जाए, फर्क होता है। यहाँ 700 से ऊपर गांव है करनाल लोकसभा में, किसी एक गांव की भी स्थिति दशा ऐसी नहीं बनाई माननीय मनोहर लाल जी डॉक्टर नेशनल नौसारी ने, जितनी अपने गांव बनियाली की जो जिधर जिले में है उसकी बना। आप जाके देख सकते हो, दिल्ली मुंबई को भी पार करता हुआ मैं गाँव दिखाई देगा। जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लगी थी, उस टाइम करनाल पानीपत एक था जब लगने जा रही थी, फिर पानीपत जिला अलग बन गया। उस टाइम जो अखबारों में हम पढ़ते थे उसमें ये बताया जाता था कि इसमें स्थानीय लोगों का बड़ा भारी फायदा हो, और इस रूप में बताया जाता था कि इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पे जो और इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिनको एंसेलरी यूनिट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा यहीं के आदमियों को दी जाएंगी। आज मेरे ख्याल में किसी ने गौर नहीं किया, आज हम सब भी इस बात को भूले हुए। देखो, जूते का सोल है जो, वो भी इसी के मटीरियल का है। आपके जो है कपड़े वो भी इसी मटीरियल के हैं। प्लास्टिक का सारा सामान सारा का सारा उसी मटीरियल का है। हजारों की संख्या में ट्रक रोज इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से निकलते हैं। अगर एंसिलरी यूनिट्स यहाँ लगे होते, लगते कैसे हो? क्योंकि स्थानीय नेता नहीं, बाहर के एमपी आते हैं, एक सैरगाह बना रखी है उन्होंने करनाल, और आके हमें उलझा के बातों में अपना वोट बटोर लेते हैं हमारे, और फिर वो 5 साल दिखाई भी नहीं देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इंडियन ऑयल रिफाइनरी, इंडियन ऑयल रिफाइनरी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल स्थानीय एमपी भी होता है। उन्होंने शायद कभी किसी ने शायद मीटिंग भी ना अटेंड करी, क्योंकि उनको कोई रुचि नहीं।
अगर इस मुद्दे को पकड़ा जाए, सरकार पर दबाव डाला जाए, और यदि सरकार का हिस्सा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लाखों में एंसेलरी यूनिट लगे हों और उसमें 50, 60, 70 हज़ार की करोड़ों में नौकरियाँ हों, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो बाहर की तरफ रुख किया हुआ है बच्चों ने, वह जो कर रहे हैं। माननीय शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कई महीने पहले की बात। उन्होंने एक बात कही, आपके यहाँ आदमी रुचि ही नहीं लेते कोई विकास करने में, कोई बदलाव की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में। हमने इंडो-इजरायली प्रोजेक्ट करोना में दिया था, और महाराष्ट्र की तर्ज पे यहाँ खेती सब्जी की और फलों की होने लगी, ताकि यहाँ का किसान मालामाल हो, खुशहाल हो। जैसे आज केला है, संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है, ये सारे के सारे हम जो खा रहे हैं महाराष्ट्र की पैदावार खा रहे हैं। और वहाँ जो पैदावार है जो उन्होंने करवाई है, वह तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। और एक किसान 1 एकड़ में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वहाँ ले रहा है। ऐसे ही क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का वहाँ पर ऐसा विकास हुआ है कि घर से बाहर निकलो तो आपके लिए नौकरी तैयार है, वहाँ कोई बेरोजगार नहीं। जो महाराष्ट्र बहुत पीछे हुआ करता था, आज महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य पर कैपिटल इनकम में, खुशहाली में है। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैंने एक बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट और दिया हरियाणा को, तो ये आपके एरिया में क्लस्टर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के क्लस्टर हो जाने चाहिए थे, और इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं हम उनको भी पार कर सकते थे। टेक्नोलॉजी सारी हम देने को तैयार हैं, लेकिन लोगों में कोई जज्बा ही नहीं है, सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है। तो अगर आप बाहर के बनाओगे तो उनका आपके विकास में कोई रुचि नहीं है, ऐसा आपको मैं समझाने के लिए ये बातें मैं कही है। ऐसे ही आप यहाँ का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, अगर यहाँ का कोई स्थानीय नेता बने हो तो इसका एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बना दे। बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जिनको पैसे से लगाव नहीं है, वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको सुकून का, शांति का माहौल चाहिए। तो स्थानीय नेता तो वह आपके इंटरेस्ट में पैदा करेगा। वो आएंगे डॉक्टर। आप किन मुद्दों को लेके इस बार उतरने वाले हैं चुनाव के अंदर? यही मुद्दे मैं बोल रहा हूँ, यही मुद्दे हैं जो यही मुद्दे हैं, विकास का ही मुद्दा है ना। स्थानीय नेता और बाहरले नेता में क्या अंतर है? डिटेल लंबी होगी सर। तो अगर नहीं आप जानना चाहते हैं भाई हम क्या करेंगे, ये भी आप जानना चाहते हैं, नहीं तो आप मेरे से आप प्रश्न करते हैं। अब मैं और ज़्यादा बातें यहाँ के बारे में मैं नहीं करता हूँ जी, एक एक करके आप सवाल। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्थानीय नेता के बनने पे कितना विकास हो सकता है और कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का जगाना, आप सब लोग प्रेस से संबंधित हैं, आप बहुत जल्दी जगा सकते हैं अगर इन मुद्दों को आप लोगों के सामने उठा देंगे, ये ताकि बाहर वालों से पूछना शुरू करें। और इस बात पे लोग आएंगे कि भाई हमें तो अपना यहीं का नेता बनाना चाहिए। आपके दोनों नेता इस समय बाहर के भेज दिए जिनको हम नहीं जानते कि कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं। हम तो आपके बीच के हैं, यहीं हमने रहना है जी। तो यार थोड़ी ये समझने की जरूरत है अपने बीच के आदमी को हम बनाएं, और ये जो रीत बनी हुई है बाहर वालों को यहाँ आगे बनने की, इस रीत को हम खत्म करें। आगे से बाहर वाले आना यहाँ बंद करें। माहौल जो हम गाँवों में देख रहे हैं, हमें तो बहुत ठीक देख रहे हैं, एक तरफा माहौल है, और मुझे लगता है आज भी हम जीत की स्थिति में हैं। लेकिन एक शोर मचा के, शोर उठा के, जिससे कि उत्साह बना रहता है कार्यकर्ताओं में, जो हमारे पास वोट है हम उसको अपने पास रोक सकते हैं, दूसरे की वोट भी अपने पास ला सकते हैं।
हमारे पास 2,30,000 वोट आया था जब हम लोकसभा में खड़े हुए थे पीछे। उस टाइम लोकसभा की 12 लाख वोट थी। आज लोकसभा की 21 लाख वोट हो गई है। तो जो परिवारों ने जिन्होंने हमें वोट दी वो परिवार भी बढ़े हैं। अगर हम उसी रेशो में उसको बढ़ाएंगे 4 लाख से ऊपर वोट पहुँचता है। 1.5 लाख वोट उस समय इनेलो का था। इनेलो भी आज 2.25-2.5 लाख वोटों पर पहुँची हुई है। आप दोनों वोटों को जोड़ के देखेंगे सीधी जीत तो आपको सीधी नजर आएगी। तो थोड़ा सा क्या करना, हमने तो लोगों का यहाँ आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ, उसको बनाना है, हौसला बांधना है। मेरे एक भाई शुरू में कह रहे थे ये युद्ध है जिससे राज मिलता है। युद्ध के रूप और युद्ध के हथियार आज बदले हुए। सैनिक वैसे के वैसे ही हैं, जिसके सैनिक हौसले में होंगे वह चुनाव जीत जाएगा, और जिसके कार्यकर्ता हौसला छोड़ जाएंगे वह चुनाव हार जाएगा। अब आप सब लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, प्रेस वाले, आपका तो रुचि यही होनी चाहिए कि भाई यहाँ का स्थानीय नेता ही बने। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध होगा। और ये सर्वहित पार्टी रणबीर राणा जी ने हमें समर्थन दिया है, हमारे साथ जुड़े हैं। और एक और मैं बात बता दूँ, शिरोमणि अकाली दल जिसके अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, उन्होंने भी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र की जनसभा में इस बात की घोषणा कर दी कि शरद पवार जी से बड़ा किसान नेता आज के दिन कोई नहीं है। सारे सिख भाइयों का एक वोट जो है उनकी पार्टी के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र को पड़ना चाहिए। तो मैंने वो बात भी आपको याद कराई है। सर्वहित पार्टी भी आई है, इंडिया गठबंधन ने बेईमानी की है, हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। और इंडिया गठबंधन का एक सिद्धांत था, विनेबिलिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में होगा वह सीट उसी पार्टी को चले जाएगी। ये करनाल की सीट एनसीपी को आई हुई थी। लास्ट की लिस्ट में आपने ये देखा भी होगा, एनसीपी में हमारा नाम आया हुआ था करनाल के आगे। उन्होंने शोर मचा के फिर वो लिस्ट बदलवाई है। मगर उदय भान जी का बयान आया था अभी कोई लिस्ट जारी नहीं है, फेक लिस्ट है वो तो। उदय भान जी तो राज्य के प्रधान हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, केंद्र के नहीं है। वह लिस्ट केंद्र की ओर से निकली थी, वह लिस्ट केंद्र की ओर से निकली थी। भूपेंद्र सिंह तो एनसीपी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारी बात पे आ रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदय भान ने तो मिलकर शरारत की है, अपना इस्तीफा देने की धमकी तक दी है। तो मेरे माननीय शरद पवार जी से बात हुई थी, उन्होंने तो मुझे पहले ही टिकट भेजा हुआ था, क्योंकि एनसीपी के हिस्से में ये सीट थी। एनसीपी से भी हम खड़े हो रहे हैं। और ये गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कहा है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है, एनसीपी का अपना उम्मीदवार है। और हमने ये गठबंधन माननीय शरद पवार जी के सलाह से ही इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ किया है। और दोनों जगह स्थिति ऐसी सुधरी है, करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा सीटें निश्चित रूप से निकल रही हैं, वहाँ इनेलो और यहाँ एनसीपी की। और निश्चित रूप से अक्टूबर-नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे इस गठबंधन की ही सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है। तो सर आप दौरा कर रहे हो गांव का, तो अपने पर विश्वास जताया जाएगा इस बार, क्योंकि करनाल का इतिहास रहा हर बार भारी पर विश्वास जताया। गाँव में तो एक तरफा स्थिति है, मैंने बताया। मराठा वीरेंद्र वर्मा सिर्फ चुनावों के समय दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अरे मैं तो रहता ही नहीं हूँ, लोगों के बीच में ही दिखाई कोई आँख बीच रखे अपने करके दरवाजे बंद कर रखे दरवाजे। मैं तो रहता ही हूँ यार, यही हमारी मार्केट है, यही सब चीज़ मराठा जी रोड समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोड समाज 95% कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ा है। मैं 10 गाँवों में लोकड़ी परसों ही हो गया है और यही जायजा लेने में गया था। मराठा जी, भाजपा कह रही है कि इनेलो ये इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, सारी के सारी वोटें बीजेपी की झोली में आनी है। इनकी अगर 100 वोटें थी, 100 वोटों में 10 कैंडिडेट हो गए हैं, तो इन्हीं की वोटें बटी हैं, तो फायदा जो है बीजेपी को हुआ। इस पर आप कैसे आप इसको? बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको लोग यहाँ के नहीं बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जो वोट हमारे पास है, 6 लाख के करीब वोट पे आज हम खड़े हैं, जीत की स्थिति में हम खड़े हैं। मनोहर खट्टर को जो हराना चाहते हैं
अंततः वो वोटें भी हमारी तरफ ही आनी है। ये चुनाव देखना अभी सप्ताह बाद ही एक तरफा चुनाव हो रही है। आपको नहीं लगता एक सप्ताह के बाद आपको इतना शोर उठा दिखाई देगा, आपको खुद लगने लग जाएगा ये चुनाव तो एनसीपी की तरफ एक तरफा हो गया। सर आपको मानना है बार-बार पार्टी चेंज करने से विरोध हो रहा है, विश्वास खत्म हो जाता है लगातार कहीं ना गाँव कहीं में भी नेता काले से। झंडे दिखाए जा रहे हैं। हमने कोई पार्टी चेंज नहीं की, हमने कोई पार्टी चेंज नहीं करी। हम किसी पार्टी में गए हैं, दरिया बिछाने के लिए नहीं गए, उनके नारे लगाने के लिए नहीं गए। हमें ले जाया गया, अपने घर से बुला के हमें ले गए और चुनाव लड़वाने के लिए ले गए। और चुनाव के दिनों में धोखा दिया किस लिए कि भाई इस आदमी का ये स्पष्ट बोलने वाला है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मौका मिल गया और लोग देख गए कि ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए, तो हमारा तो कोई जगह नहीं रहेगी। सर आपका मुझे चुनाव के दिनों में उन्होंने काटा, ठीक है, और उन्होंने मुझे धक्का दिया है बाहर। हमने नहीं छोड़ी बात। सर आपको बीजेपी के हरियाणा में इंडिया जो इंडिया गठबंधन है वो ढोसला है। हरियाणा में इंडिया का गठबंधन टूट चुका, खत्म हो चुका, हम उसका हिस्सा थे ना। माननीय शरद पवार जी के कहने से ही मैं बाहर हूँ। अगर माननीय शरद पवार जी मुझे ना कहते यहाँ से खड़ा होने के लिए, मैं क्यों खड़ा होता? ठीक है ना, वो तो सारे हिंदुस्तान में भी तोड़ देते। वो कहते हैं महाराष्ट्र में देखो कि चुनाव हो चुका, इसलिए तोड़ने का यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, आप हरियाणा में तोड़ दीजिए इसको। मराठा जी कौन से हुड्डा ऐसे का मुद्दे कहना हैं है जिसको कि लेकर के पार्टी आप सिर्फ दो है, जनता बीजेपी और में जा रहे कांग्रेस है हैं? जो इलेक्शन में खड़ी है, बाकी कोई पार्टियां नहीं है। और ये हम खड़े हैं, ये एनसीपी पार्टी नहीं है क्या? हुड्डा का कहना है हमारा नहीं। हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। आपको नहीं बताएंगे मुझे। इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया, फिर पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, क्योंकि शरद पवार जी ही मुख्य रूप से सूत्रधार थे इस इंडिया गठबंधन को बनाने में। मराठा जी कोई सॉलिड मुद्दा बताएं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे मुद्दा सबसे यही है, लोकल को जिताना है और भारी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल।